आनंद वर्धन जी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की थ्योरी के आधार पर 80 घंटे की एक सरकार देवेंद्र फडणवीस यानी बीजेपी बना चुकी है इसी विधानसभा में। उसके बाद जब उनकी सरकार फ्लोर टेस्ट हासिल करने में नाकाम रही, फ्लोर टेस्ट के पहले ही उसने इस्तीफा दे दिया। फ्लोर टेस्ट पर जाने के पहले ही सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ, इस्तीफा दे दिया। उसके बाद एक नई सरकार बनी, वो सरकार 32 महीने तक चली। वो 32 महीने के बाद फिर एक सरकार बनी, अब उस सरकार को भी 10 महीने होने को है, 10 महीने हो जाएंगे। और जो सरकार चली उसकी संवैधानिकता को लेकर सवाल है। अब आपको क्या लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला यदि कुछ भी आए, एक चीज तो स्पष्ट दिखाई दे रही है कि दो लोगों की भूमिका पे गंभीर टिप्पणी होगी। एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर कि उनके अधिकारों में किसी भी सूरत में कटौती नहीं होगी, और नाबाम रेबिया का जो मामला था, उस मामले की वजह से जो उलझाया गया इस मामले को, उसका नुकसान इसमें हुआ। और दूसरा गवर्नर का रोल, जो सबसे बड़ा रोल है कि गवर्नर किस परिस्थिति में किसी सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकते हैं। सरकारी आयोग के सवाल भी उठेंगे, तमाम तरह की चीजें हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़े हुई कुछ चीजें उठेंगी जो कानूनी दायरे में है। राजनीतिक दायरे में जो चीजें दिख रही है उसमें यह दिख रहा है कि एक जो विवेक देश पांडे जी कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि अगर लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं शिवसेना के, तो असेंबली की स्ट्रेंथ नीचे आएगी, फिर कुछ और लोगों को रिजाइन कराया जाएगा या कुछ और लोगों को तोड़ा जाएगा और एक नई सरकार बन सकती है। लेकिन क्या ये नई सरकार महाराष्ट्र में जो जनमत अभी दिख रहा है आम लोगों के बीच में, उस जनमत को प्रभावित करने की स्थिति में होगी, चाहे वो अजीत मैं पवार हो या कोई हो? अक्षय जी, मैं जैसे देख रहा हूं मैं वैसे उसको आपके साथ शेयर कर लूं। जी। जैसा सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान उन्होंने जिस तरह के ऑब्जर्वेशन और टिप्पणियां की थी, उससे ऐसा लगता है कि सदस्यता जाएगी, उससे ऐसा लगता है। अब उसके बाद नहीं दें वो तो भाई अदालत है, उसका वो है, लेकिन अगर अगर हम उसको मान के चल रहे हैं कि जो उनके टिप्पणी और ऑब्जर्वेशन थे उससे सदस्यता जा रही है, तो पहली चीज तो यह है कि अब शिंदे जी बहुत काम के नहीं रह जा रहे हैं बीजेपी के लिए। और देखिए ये अननेचुरल बात थी कि शिंदे जी को चीफ मिनिस्टर बनाना, देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी चीफ, उनको बाहर रखा गया होता तब भी ठीक था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना ये प्राकृतिक चीज नहीं है। जैसे मेरे कान को आप मेरे आंख की जगह लगा दीजिए, आंख को मेरे कान की जगह लगा दीजिए, ये नेचुरल नहीं था। अब आप उसको चला रहे थे और ये कह रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। ये कभी भी नेचुरल चीज नहीं। दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये भी याद रखना चाहिए कि इस देश में 2019 के बाद जो विपक्षी एकता की कुछ ऐसी भूमिका जहां पे उसका कुछ फल निकला, वो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी और उसके ताना बाना बुनने वाले शरद पवार थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। शरद पवार की वाली फोटो जिसमें वो बारिश में भीगते हुए कर रहे हैं, उसको टर्निंग पॉइंट, ये सब हम लोगों ने देखा। लेकिन जैसे हर चीज का एक रोल होता है, हर चीज की एक वो होता है, मुझे ऐसा लगता है कि उस महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में अजीत पवार साहब का, अरे माफ कीजिएगा, शरद पवार साहब का अब वो रोल, और वो रोल खत्म हो चुका है। वो ही हैज लिव्ड दैट वो। अब जो विवेक जी कह रहे हैं, उनके अपने घरेलू बहुत समस्या है। घरेलू समस्या ये है कि एक तरफ लड़की है, लड़की को कभी भी हम लोग ये नहीं देखें सुप्रिया जी को कि वो संगठन के ऊपर उनका कंट्रोल। सुप्रिया जी उनकी लड़की है और स्ट्रेंथ वहां से ड्रॉ करती है। अजीत पवार उनके भतीजे हैं, लेकिन उनके अपना भी एक उनका एक मतलब आभा मंडल कह लीजिए या उनकी ताकत कह लीजिए, उनकी एक अपनी थोड़ी बहुत ताकत है। हालांकि महाराष्ट्र की ज्यादा जानकारी शरद जी को ज्यादा है, विवेक जी को ज्यादा है। लोगों का कहना है कि ये सब बाहर है, एंड ऑफ द डे वो परिवार एक रहता है, वो ठीक है, जैसे वो बिखरता नहीं है परिवार। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ मुलायम सिंह यादव में बिखरते हुए देखा, लेकिन वो परिवार बिखरता बिखरता नहीं है। नहीं, यहीं पर एक सवाल उठता है सर कि मुलायम सिंह यादव के पूरे संगठन पर देखा जाए तो जितनी अच्छी पकड़ शिवपाल सिंह यादव की थी, शायद अखिलेश यादव की कभी नहीं रही थी। वो ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ताओं को जानते थे या जानते हैं। ठीक इसी तरह लेकिन राज ठाकरे की जो पहुंच थी शिवसेना के कैडर के बीच, संभवतः उद्धव ठाकरे की आज भी नहीं है, हो सकता है आदित्य ठाकरे की हो गई हो। लेकिन फिर से इसके बावजूद जब क्लेमेंट की बात आई कि नेचुरल क्लेमेंट कौन है, और बेटे और भतीजे के बीच जब लड़ाई हुई या बेटे या भाई के बीच, तो जनता के बीच में एक्सेप्टेंस बेटे को ही मिली या बेटी जो सुनिए, भी हो। फिर से अभिषेक जी एक चीज समझ लीजिए। मुलायम सिंह के जीवित रहते रहते मुलायम सिंह के जीवित रहते रहते शिवपाल को बाहर जाना पड़ा था। सिर्फ मेरा ये कहना है कि शरद पवार के जीवित रहते रहते उन्होंने अपने परिवार को बांध के रखा है। मेरा कहना यह है, मुलायम सिंह की तरह वो बाहर नहीं जाना पड़ा, शिवपाल को बाहर नहीं जाना पड़ा। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि वो ये परिवार ठीक से समझता है, अपनी बार्गेनिंग पावर समझता है।
विवेक जी ने, वो कितने देर के लिए वो सरकार बनी थी, उसमें केवल एक सरकार में एक ही काम हुआ, एक ही अचीवमेंट है, अजीत पवार के सारे केसेस खत्म हो गए। इसके अलावा मुझे कोई दूसरा अचीवमेंट उस सरकार का बताइए। अजीत पवार साहब के सारे वो खत्म हो गए, वो वापस धुल धुला के बीजेपी को वॉशिंग मशीन में धुल धुला के वापस आ गए। अब वो साफ सुथरे होके यहाँ आ गए। अब एक दो चीजें और समझनी है। मुझे ऐसा लगता है, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जैसे शरद पवार साहब भाई सबसे बड़े क्या बोलते हैं, भीष्म पितामह, यूपीए यूनिटी, ऑपोजिशन यूनिटी। नीतीश जी के आने से एक दिक्कत क्या हो रही है, मैं देख रहा था एनसीपी के इस समय 4 एमपी है, और एनसीपी का जो बेस्ट टाइम रहा है 2009 में या 2004, उनके 9 एमपी रहे हैं। उनके 9 से ज्यादा एमपी कभी नहीं रहे। तो हिज बेस्ट इज 10 9। एमपी उनके रहे हैं, 10 एमपी उनके रहे हैं 2004 में, जब एनसीपी ने लक्षद्वीप की सीट भी जीती थी। नहीं, लक्षद्वीप नहीं, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र से उनके बेस्ट जो परफॉर्मेंस है वो 9 का रहा है। नीतीश जी आज जहां जिस स्थिति में है, 16 एमपी तो उनके आज भी हैं। तो ये शरद पवार जी मान लीजिए, अच्छा ये कोई गलत बात भी नहीं है, अगर देवेगौड़ा साहब इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आई.के. गुजराल साहब बन सकते हैं, ये सब लोग अच्छे नेता रहे हैं, तो भाई शरद पवार साहब क्यों नहीं बन सकते हैं। नीतीश जी के आने से उनको एक ये दिक्कत तो है ही कि एक ऐसा व्यक्ति आ गया है जिसके ऊपर ये लांछन, उनके ऊपर एक ही लांछन है कि वो बार बार इधर उधर जाते हैं। उनको कुछ लोग कहते हैं कि वो पलटू राम है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इधर गए फिर इधर गए, लेकिन उनके ऊपर बाकी कोई इस तरह का लांछन नहीं कि उनका उससे दोस्ती थी, उसका उस अपराधी से दोस्ती थी, उसका उस पैसे, इनके तो अपराधियों से भी दोस्ती रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में जब प्रधानमंत्री बनने की बात आएगी, तो या तो आपको झूठ बोलना पड़े कि आप इन सब से कभी आपका कोई नहीं रहा है, जो हम लोग एक गलती कर चुके हैं। 2014 में हम लोगों ने जब प्रधानमंत्री चुना, तो ये नहीं पता था कि अडानी जी और उनसे इनके इतने घनिष्ठ संबंध, देश को नहीं पता। मतलब कुछ लोगों को, इन्फॉर्म लोगों को पता हो, लेकिन देश को कि हैंड इन ग्लव्स हैं, साथ साथ ये काम कर रहे हैं, वो नहीं पता। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बातें भी डिफाइन वो करने जा रहे हैं। अब एक बात का जवाब शरद जी में और विवेक जी, मैं बार बार कह रहा हूं, इन लोग बेहतर देंगे, क्योंकि जितना मैं यहाँ से, मेरे जो दोस्त मित्र हैं जो कारोबार करते हैं, कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, उनका कहना यह है कि शिवसेना का आज की तारीख में, जैसा आपने भी कहा, उद्धव ठाकरे जबरदस्त उनके प्रति सहानुभूति है लोगों की, और उद्धव ठाकरे आज की तारीख में अब एक फैक्टर बन गए। जैसी अभी स्थिति है उसमें अब शिंदे जी का वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। शिंदे कैन नॉट गो बैक टू एट द मोमेंट। 2 साल बाद 1 साल बाद चले जाएंगे अलग बात है, लेकिन आज की तारीख में शिंदे जी का वापसी का रास्ता बंद है। ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि एनसीपी और बीजेपी एक साथ लड़ रही है, और शिवसेना और कांग्रेस एक साथ लड़ रही है। ये कॉम्बिनेशन शायद पहली बार होगा। वो होता नहीं कि ये इस तरह की कुछ चीजें कि डोसे के साथ आप चाइनीज खाओगे, कुछ अजीब सा ही है। मतलब आज तक हम लोगों ने देखा नहीं था, लेकिन ये भी शायद होने जा रहा है। ये बात मैं कह रहा हूं कि ये मोर और लेस शरद पवार जी का अभी तक का जो इंडिकेशन है। आनंदवर्धन जी, बसपा ने सरकार भले ही बनाई है भाजपा के साथ, बसपा कभी चुनाव नहीं लड़ी है बीजेपी के साथ। हाँ ठीक है, नहीं देखिए, ये दोनों लोग, एक सेकंड ध्यान लीजिए, दोनों लोग इतने तेज हैं, उनको अगर लगेगा कि मेरे अलग रहने से मेरी सीटें बढ़ सकती हैं तो अलग लड़ेंगे। अगर उनको लगेगा कि हम दोनों लोग ये दोनों, ये कोई खराब बात नहीं है, ये अच्छी बात है। बीजेपी और एनसीपी दोनों को पता है कि अगर साथ रहने से हमारी सीटें बढ़ेंगी तो साथ लड़ेंगे, अगर अलग रहने से। मैं एक बात कह रहा हूं, अगर टैक्टिकली जो बात जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि अगर ये सरकार गिरती है, फिर अजीत पवार साहब उसके मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं, तो हम उस अटकलों की बात पे कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी ये मानता हूं कि अगर सरकार गिरती है तो बीजेपी पूरी तरह से कोशिश करेगी कि उसी की सरकार अब कैसे बनेगी, यानी नंबर्स को कैसे तोड़ेगी, क्या नहीं, बीजेपी का मुख्यमंत्री रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अजीत पवार को, मेरे हिसाब से बीजेपी इस समय चुनावी, जब 2024 में चुनाव है, वो ये रिस्क नहीं लेगी कि एनसीपी का मुख्यमंत्री और हम फिर से उसी स्थिति। वो चाहेगी कि तुम सारे वो ले लो, मंत्रालय सब ले लो, लेकिन मुख्यमंत्री हमारा, ड्राइविंग सीट पे बीजेपी को रहना है 2024 के। आनंदवर्धन जी, 48 सीटें कर्नाटक और महाराष्ट्र ने मिलकर लोकसभा में, मोटे तौर पर कहें तो हर छठा सांसद बीजेपी का लोकसभा में इन्हीं 2 राज्यों में से कहीं एक से आता है। और इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जमीनी हालत अभी आज की तारीख में कहें तो बहुत पतली है। कर्नाटक के बारे में तो यहां तक कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कितना पीछे रुकती है,
इस तरह के अनुमान भी लोग लगा रहे हैं कि मुख्य विपक्षी दल का दर्जा कहीं ऐसा ना हो कि कर्नाटक का इतिहास रहा है कि वोट परसेंटेज और सीट के मामले में एक ह्यूज गैप देखने को मिलता है। वोट परसेंटेज किसी का ज्यादा रहा, सीटें किसी की आ गई। तो कहीं ऐसा ना हो कि जेडीएस प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी का दर्जा ले उड़े, ये बात भी लोग कह रहे हैं। इसी बीच अमूल नंदिनी विवाद आ गया। प्रधानमंत्री कर्नाटक कम से कम जा रहे हैं, अमित शाह जी कर्नाटक कम से कम जा रहे हैं, कभी केरल में, कभी आजमगढ़ में, तो कभी बिहार के नवादा में, तो कभी बंगाल में, अलग अलग जगह लोग घूम रहे हैं। कर्नाटक की पेरीफेरी से बच रहे हैं, कर्नाटक में जा भी रहे हैं तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन के जा रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में कुछ रैलियां हो जाए। क्या कारण है? क्या वाकई कर्नाटक के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, कर्नाटक के लोगों को निराशा हाथ लगी है, या जो जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से वंचित होना पड़ सकता है, तो वो स्थिति आ गई है कि प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से वंचित होना पड़े कर्नाटक के लोगों को? मुझे भी थोड़ा आश्चर्य है, जो बात आप कह रहे हैं उसमें मैं भी आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि पहली बार मुझे एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो केवल और केवल चुनाव लड़ते हैं, उनके पास और कुछ नहीं है। जैसे कुछ प्रधानमंत्री थे, कोई गाना गाता था, कोई गाना सुनता था, कोई किताब पढ़ता था, कोई कुछ और करता, लेकिन ये पूरे टाइम वो करते हैं। एक कारण जो मुझे जो समझ में आता है कि भाई वो जो बांदीपुर में शेर नहीं दिखा, इसलिए गुस्सा हो गए कर्नाटका से। इस तरह के भाई उनको गुस्सा आ गया कि मैं आया और तुम दिखे नहीं, तो कर्नाटका को कह रहे हैं कि अच्छा मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं आऊंगा ही नहीं, कुछ रूठ के नहीं चले जाते हैं। उस तरह की भी बात हो सकती है ये भी, क्योंकि वो केरल में घूम रहे हैं, केरल में वो चुनावी बातें कर रहे हैं, वो अगल बगल घूम रहे हैं, जैसे आपके घर के बगल में आएंगे लेकिन आपके घर में नहीं आएंगे। ये किसको क्या कहना चाहते हैं ये भी नहीं, तो वो तो ऐसा होता है सर कि आपके घर के बगल में आएंगे, आपके घर नहीं आएंगे। जब आपके घर में कोई फंक्शन होता है तो कोई नाराज होता है रिश्तेदार, तो मौका ढूंढता है कि आपके पड़ोस में रिश्तेदार या कोई फंक्शन है, तो वहां हम जाएं और इनको दिखाएं कि देखो तुम्हारे यहाँ नहीं आए। हाँ, वो जनरली फूफा और जीजा होते हैं जो ये सब बहनोई ये सब काम करते हैं, लेकिन ये ना फूफा है ना बहनोई है, ये तो भाई पिता की भूमिका भी निभाना चाहते हैं। खैर, कमिंग बैक टू द जो मेजर इशू है, जो आपने अंकों की भी बात की, 48 और 28 76 सीटें हैं, और उसमें 23 और 25, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाँ 23 और 2/3 25 सीटें इनकी है। 48 सीटें, मतलब 48 सीटें, 76 में 48 सीटें आपकी नहीं, और 18 सीटें जो शिवसेना की आई थी वो भी आपके खाते में आई थी, लेकिन 48 सीटें तो आपकी अपनी इंटैक्ट है। आज जहां हम लोग खड़े हैं और थ्योरेटिकल बात भी अगर कर लें, तो ये तय है कि इन दोनों राज्यों को मिला के जैसे एज वी स्टैंड टुडे, वो 48 की 49 नहीं होने जा रही है, वो 48 की 47 होंगी। अब एक डिबेट हो सकती है कि 48 का मैं कहूंगा कि नहीं वो 10 के अंदर आएंगे, आप कहेंगे नहीं वो 40 के ऊपर रहेंगे, लेकिन वो उससे कम होंगे, उससे ज्यादा नहीं। ये एक सबसे बड़ी, जो मुझे लगता है जो सबसे बड़ी चिंता अमित शाह साहब की और मोदी साहब की है, वो ये वाली है। और इसको मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ये सारा कुछ, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस साहब हो, चाहे वो गडकरी साहब हो, चाहे वो पंकजा मुंजे साहब, और वो जो पुरानी उनकी लड़की थी जिनकी डेथ हो गई, जो चीफ मिनिस्टर साहब थे, गोपीनाथ मुंडे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनकी लड़कियां, ये सारे, पंकजा मुंडे माफ कीजिएगा, ये सारे लोगों को सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं अगर वो 48 में से उनको 24 सीटें लानी ही लानी है। क्योंकि अगर वो महाराष्ट्र से फिसल रहे हैं तो उनका केंद्र में सरकार बनाने का सपना बहुत बुरी तरह से टूट रहा है। सर यही एक सवाल उठता है, कई लोग हंस देते हैं इस सवाल के ऊपर, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी सत्ता जाने से कम डर रहे हो, बीजेपी के 190 से 200 के बीच सिमटने की आशंका से ज्यादा डर रहे हो कि उस परिस्थिति में तो ये सब पार्टी अपनी सरकार बना लेगी, हमें साइड कर देगी और सरकार बना लेगी, किसी गडकरी को, किसी राजनाथ सिंह को आगे करके। इससे तो नहीं डर रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि चलो भाई सीधे धसा दो 150 के नीचे ले जाके, ताकि हम नहीं तो कोई नहीं, देश की सत्ता जाए, पार्टी की सत्ता पर कब्जा बरकरार रहे। नहीं, देखिए ये नहीं है बात, बीजेपी की सत्ता रहेगी तो उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। बीजेपी की सत्ता चली जाती है तो इतने मुकदमे हो जाएंगे कि जितने कुल मिला के मुकदमे हो रहे हैं ना, उससे ज्यादा मुकदमे हो जाएंगे। तो ये डर तो मुकदमों का है, ये डर अपनी सत्ता आता जाने का नहीं है। तो वो ये कि हमें नहीं मिले तो तुम्हें भी नहीं खाने देंगे, ये सब हम लोग का था ना कि हम भी खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे, ये सब नहीं है। ये इतना डर है कि अगर बीजेपी की सत्ता से बेदखली होती है तो अच्छे दिन की जगह बुरे दिन कम से कम कुछ नेताओं के तो आ ही जाएंगे। तो इसमें कहीं कोई गलतफहमी हम लोगों को नहीं रहनी चाहिए। लेकिन मैं फिर से एक बात पे कहूंगा कि एक दो लोग ऐसे हैं जिनको हम लोग बिल्कुल इग्नोर किए हुए हैं।
ये देखना वो अच्छा वो होगा कि गडकरी जी क्या करते हैं, क्योंकि गडकरी जी भी उसी जगह से आते हैं, उनकी भी वही स्ट्रेंथ है, कॉमन स्ट्रेंथ है। उनकी एक्सेप्टेंस थोड़ी बाहर भी ज्यादा है। वो कभी भी बीजेपी छोड़ के बाहर नहीं आएंगे। लोगों को गलतफहमी रहती थी कि नहीं वो कभी बाहर नहीं आएंगे। उनको पता है कि वो बाहर आ जाएंगे, वो बाहर। लेकिन वहां पे रह के क्या वो बिल्कुल हाथ पैर छोड़ देंगे? वो या तो वो इस तरह के हों कि भाई अपना छोड़ छाड़ करके कोई आश्रम में चले जाएं। लेकिन अगर गडकरी का अभी तक उन्होंने, जैसे शरद पवार साहब ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, गडकरी साहब ने भी अभी तक कहीं पे भी कुछ ये नहीं कहा कि मैं इनके साथ हूं। वो जब वो अकेले आदमी है कि सब लोग वो बजाते हैं, सार्वजनिक रूप से अगर आप देखिए लोकसभा में भी वो थंपिंग नहीं करते हैं। वो अपनी एक पोजीशन लिए हुए हैं।